नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन ने देश को ये बताया था कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी ने कर लिए, या 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती है, वो लोकतंत्र को बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए वो 400 पार की बात कर रही है। और कई ऐसे हमने बयान भी देखे थे उस दौरान जिससे इस बात पर मोहर भी लगी थी। और हुआ क्या, 240 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही थी, और 2 बैसाखियों पर टिक गई, जिसकी टीस अभी तक भी नरेंद्र मोदी के पूरे हाव भाव में देखने के लिए मिलती है कि वो जो डिसीजन जिस तरह से लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। और अब इस पे मोहर एक बार फिर से मोहन भागवत, संघ संचालक मोहन भागवत ने जो है इस पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। आपको पता है कि संघ के 100 साल इस विजयदशमी को 2025 में जो विजयदशमी अभी आने वाली है उसमें पूरे होने जा रहे हैं। और इस 100 साल के पूरे होने पर ये आरएसएस का ये ख्वाब था कि वो हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत को डिक्लेयर करे। कोई छुपा हुआ उनका कोई एजेंडा नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हमें और आपको सरप्राइज होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजर को हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में एक बार फिर से मोहन भागवत ने जिन बातों को दोहराया है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो आरएसएस का शाश्वत विचार है। आरएसएस संचालक का कहना है कि संपूर्ण हिंदू समाज इस राष्ट्र का जवाबदेह संरक्षक है। इस देश की प्रकृति और संस्कृति हिंदू है, इसलिए ये एक हिंदू राष्ट्र है। भागवत ने कहा कि संघ में क्या सत्य है। बाला साहब ने एक बार कहा था हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसके अलावा संघ में बाकी सब कुछ क्षणिक है, यानी कि टेम्परेरी है। पूरा हिंदू समाज इस राष्ट्र का जवाबदेह संरक्षक है। इस देश की प्रकृति और संस्कृति हिंदू है, इसलिए ये एक हिंदू राष्ट्र है। अब आप ये देखिए कि ऐसा करके मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो वहीं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो लगातार कहता रहा उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। क्योंकि आपको याद ही होगा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस दौरान जब लोग इंतजार कर रहे थे कोई बड़ा बयान सामने देखने के लिए मिलेगा, तब सामने आया था कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यानी कि सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के उस रास्ते पर चलने की कोशिश वो कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि यही रास्ता है, वरना उसका हश्र क्या होगा। तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी वो 240 पर सिमट गई थी। संघ को और भारतीय जनता पार्टी को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो संघ है वही भारतीय जनता पार्टी है और वही उसके विचार भी हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के, राहुल गांधी के उस पूरे एजेंडे में अपने आप को फिट इन करना चाहती है ताकि आने वाले बिहार के चुनाव में उसे जीत हासिल हो जाए, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी और संघ के पूरे एजेंडे को सामने रख दिया है कि वो कैसे ये मानते हैं कि बाकी सब कुछ जो है वो क्षणिक है, यानी कि टेम्परेरी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र जो है वही उनके लिए शाश्वत सत्य है। ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बातें उन्होंने कही है कि पूरा हिंदू समाज जो है इस राष्ट्र का जवाबदेह संरक्षक है, यानी कि यहाँ बात वो भारत की नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की, यानी कि तमाम जो यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों के, मजहबों के लोग जो रहते हैं उनकी बात नहीं करें, बल्कि जो हमेशा से वो कहते आए हैं कि भले ही वो अपने आप को हिंदू ना मानते हो, लेकिन असल में उनका जो मूल है वो हिंदू ही है। वो उसमें बात मुसलमानों की भी करते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों की भी करते हैं। यही बात तो राहुल गांधी कहते आए हैं, यही बात तो राहुल गांधी लगातार जो संविधान बचाओ, जो अलग अलग कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उसमें यही तो वो कहते आए हैं कि आरएसएस का एजेंडा क्या है। जो हमारा संविधान है उसको बदलने का पूरा एजेंडा है, क्योंकि संविधान जब तक नहीं बदला जाएगा
जाहिर सी बात है ये एक सेकुलर नेशन है, और सेकुलर नेशन से अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको संविधान बदलना होगा। इस सब के बीच जहां हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, पूरा देश जो है अभी भी सवाल पूछ रहा है और घिरा हुआ है इन सवालों से कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, कैसे एक आतंकवादी जो है वो अंदर तक घुस आए और उसके बाद वापस भी चले गए, ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई, किस तरह से हुई, कैसे 26 बेकसूर निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके बाद क्रॉस फायरिंग में किस तरह से 20 के करीब लोगों की जान चली गई। ये सवाल अभी जस के तस बने हुए हैं, लेकिन उस सब के बीच मोहन भागवत का इस तरह का बयान जाहिर सी बात है चिंता पैदा करता है और बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाता है, क्योंकि क्या बीजेपी अपने आप को इस बयान से अलग करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और आपको पता है वैसे भी वहां पर उसकी कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही, पहले से ही हमने देखा है मुस्लिम विरोधी चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी का है ही, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि मुस्लिम विरोधी, सांप्रदायिक चेहरा, स्त्री विरोधी, सेना विरोधी जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का, वो एक के बाद एक सामने निकल कर आता है। जहां एक मंत्री कहते हैं हमने उन्हीं की बहन को, यानी आतंकियों की बहन को, सोफिया कुरैशी की बात करते हैं, उनको वहां पर भेज दिया। दूसरे मंत्री कहते हैं कि सेना से लेकर देश सब जो है नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो तीसरे महाशय कहते हैं रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि सुहाग खोने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं दिखाया, वरना ये 26 लोगों की मौत नहीं होती। आप सोचिए, जिन औरतों ने, जिन वीरांगनाओं ने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखा, उनके लिए किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और इस सबके बीच नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो आप पोस्टर देख रहे हैं, वो आज गुजरात में है और गुजरात में सिंदूर सम्मान यात्रा वो निकाल रहे हैं। अब ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये किस बात की खुशी मनाई जा रही है। माना कि सेना ने जो किया उसकी खुशी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार क्यों मना रही है? इसमें नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है? क्या सेना को कभी आपने इस तरह की कोई यात्रा या कुछ निकालते हुए देखा? क्योंकि बॉर्डर्स पर जाकर तो वो लड़ रहे थे, पाकिस्तान को तो जवाब उन्होंने दिया था, लेकिन हर चीज का मकसद इस सरकार का है कि कैसे ये इन तमाम चीजों का राजनीतिक फायदा ले। जैसे पुलवामा में लिया था, वैसे अब पहलगाम के लिए शुरू हो गया है। सेना की पिक्चर्स, उनकी तमाम जो उनकी शौर्य की गाथा, वो सब पूरी तरीके से गायब है। अब अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी, और ये यात्रा निकाली गई है जिसका नाम दिया गया है सिंदूर सम्मान यात्रा, और ये बताया जा रहा है कि अब वो गुजरात से के बाद शायद उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार भी जाएंगे और हो सकता है और जगहों पर भी जाएं। जैसे इससे पहले बिहार गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे, केरला गए थे, लेकिन वो उन तमाम जगहों पर कहीं पर भी वो नहीं जाएंगे जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। चाहे वो मणिपुर की बात हो, शोपियां की बात हो, या फिर जम्मू की बात हो, या फिर पहलगाम की बात हो, उन तमाम जगहों पर नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। वो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया उनके घरों पर नहीं जाएंगे, उनको सांत्वना नहीं देंगे। रोड शो किए जाएंगे, रैलियां की जाएंगी और सिर्फ उसमें मोदी मोदी के गुणगान गाए जाएंगे। और इस सबके बीच मोहन भागवत का ये बयान, ये कई तरह के सवाल जो तो खड़े करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो किसी से छिपी नहीं है, इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आपको हमें पहले से नहीं पता है, लेकिन उसको इस तरह से जब उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं तो अपनी मंशा को एक बार फिर से उजागर करना, ये कितना खतरनाक है। ऐसे दौर में जब लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उनका चेहरा है, और तीसरी बार वो सत्ता पर काबिज हुए हैं। आज ही के दिन 26 मई को 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और आज अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अब आप ये देखिए कि वो कैसे हर चीज का श्रेय खुद ही लेते हुए नजर आते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप उन मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेन चौधरी जी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पुष्पेन जी किसान नेता तो है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं और आरएसएस की इस विचारधारा के न सिर्फ कड़े विरोधी रहे हैं, बल्कि इन तमाम बातों को बहुत ही प्रमुखता से रखते आए हैं और बोलते आए हैं। पुष्पेन जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ महाराष्ट्र से विवेक देशपांडे जी जुड़ गए हैं।
सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आरएसएस की जाहिर सी बात है इस विचारधारा के विरोधी तो है ही, लेकिन इन तमाम इश्यूज पर वो लिखते भी रहे हैं। विवेक जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट अमरीश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, जो इन तमाम इश्यूज पर मुखरता से अलग अलग मंचों पर बोलते रहे। अमरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। ये कोई ऐसी ढकी छिपी बात नहीं जो मोहन भागवत ने कही है, ये हमेशा से वो कहते रहे हैं, लेकिन जब वो अपने 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, जो उनका एक अधूरा ख्वाब रहा है, उसको फिर से कहना और बहुत दृढ़ता से कहना ऐसे वक्त में जब बीजेपी तो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के उस एजेंडे पे इसलिए जाना चाहती है ताकि उससे बिहार के इलेक्शन में फायदा पहुंच जाए, और दूसरी तरफ सरसंचालक जो है वो ये बात कह रहे हैं, कितना खतरनाक है ये भारत के लिए। क्योंकि जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तब तो वो इस विचारधारा की बात नहीं करते, तब तो वो संविधान की बात करते हैं, बापू के सिद्धांतों की बात करते हैं, संविधान को वो सर माथे लगाते हैं। देखिए बुशरा जी, ये जो विचार है ये आज से पैदा नहीं हुआ है। ये विचार इनका 1925 में जब ये संघ बना था उसी वक्त से विचार लगातार जो है चलता चला आ रहा है। और 1939-40 में जो इनके सर संघ चालक थे जो है गोलवलकर जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। वो किताब मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले भी, और उसमें बहुत साफ तौर पे ये लिखा है कि हिंदुस्तान जो है केवल हिंदुओं के लिए बना है, और इसमें अन्य लोगों का जो स्थान है या तो वो हिंदू कल्चर और जो वो सारी चीजें हैं हिंदुत्ववादी उसमें मिल जाएं, अपने आप को मिला लें और उनको ऊपर रखें, या फिर आपको बिना किसी अधिकारों के सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के हिंदुओं के नीचे रहना पड़ेगा। ये मैं वो अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये वास्तव में चीजें लिखी हुई हैं और उसी ब्लूप्रिंट पर ये जो है चलते चले आ रहे हैं। उसी ब्लूप्रिंट पर चलते चलते आज ये स्थिति आ गई है कि ये 3 बार मतलब लगातार तीसरी बार सत्ता में आए और क्लियरली ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य है वही शाश्वत है, यानी कि बाकी सब चीजें गौण है। सत्ता आए जाए, कुछ और चीजें हो, जो भी हो, लेकिन मेन चीज जो है वो ये है कि भाई हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य की तरफ हमें लगातार बढ़ते चले जाना है, चाहे किसी को कोई चीज पसंद आए ना आए। इस विषय में अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी इस इंटरव्यू में सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिफ्रेश किया है, और अब इसको करना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए भी कि न केवल ये तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं लगातार 2014 के बाद, बल्कि 2025 में इनके अभी विजयदशमी के दिन 4-5 महीने बाद संघ के 100 साल भी पूरे होने वाले हैं। तो इसके चलते अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत ने जो 1947 में आजाद हुआ था और 1950 में संविधान हमारे देश में के नागरिकों ने संविधान के अंतर्गत गवर्न होने की बात की थी, वी द पीपल ऑफ दिस नेशन, ठीक है, और आगे संविधान देने की बात की थी प्रस्तावना में। उसके अनुसार आप गवर्न होंगे या किसी मनुस्मृति से गवर्न होंगे, हिंदू राष्ट्र से गवर्न होंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र का आइडिया इसलिए भी खतरनाक है कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें मुसलमानों की क्या स्थिति होगी, सिखों की क्या स्थिति होगी, दलितों की क्या स्थिति होगी, अन्य पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति होगी, ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाती हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी। जिस प्रकार के बयान कर्नल कुरैशी के खिलाफ इन्होंने दिए हैं, चाहे विजय शाह मंत्री ने दिए हों, उनको आतंकवादियों की बहन बता दिया, चाहे वो कितनी ही बहादुरी से उन्होंने वो सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उसके बाद सेना को कह दिया, इनके एक उप मुख्यमंत्री ने भाजपा के मध्य प्रदेश के साहब ये सेना जो है मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और अब मैं देख रहा हूं कि इनके एक मंत्री जांगड़ा ने, सांसद, राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बहादुरी से वहां नहीं लड़ी, उनको AK-47 लिए हुए लोगों से शायद भिड़ जाना चाहिए था ताकि वे भी मारी जाती और उनके बच्चे यतीम होकर के जो है दर दर की ठोकरें खाते। तो इतने हथियारों के सामने आपके पास सारी सिक्योरिटी तंत्र है, आपने तो सारा खुला छूट दे दी आतंकवादियों को आने के लिए। ये स्पष्ट है जिस तरीके से कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं आप, और कहां से वो आतंकवादी आए इस बारे में भी कोई जानकारी आज तक आपने नहीं दी है।
और आप कह रहे हैं कि वो भिड़ जाती है। आपने जो सेना भर्ती की हुई है और जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो तो नहीं भिड़ती, आम नागरिक AK-47 लिए हुए लोगों से भिड़ता। तो ये सारी की सारी चीजें इनकी हैं। दलितों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, संविधान के अनुसार गवर्निंग, और आज तो एक चीज और हद हुई है, गुजरात में इन्होंने जो कर्नल कुरैशी है उसकी परिवार को और उनको सबको बुला करके वहां अपने ऊपर जो है पुष्प वर्षा भी कराई है कि साहब हम थे जैसे असली। तो ये इनकी नीचता और राष्ट्रवाद को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करना और एक दूसरे से सारी कम्युनिटीज को भिड़ाना, ये वास्तव में दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो देश है वो हो सकता है सिविल वॉर की तरफ चली जाए, ऐसी स्थिति मुझे लगती चली जा रही है। और ये सारा बयान जो इन्होंने दिया है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हवा में दिया है, इंटरव्यू के रूप में है, छप चुका है, तो इसमें वास्तव में मोहन भागवत के खिलाफ सेडिशन का, देशद्रोह का और देश में सिविल वॉर कराने का, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को भिड़ाने का मुकदमा कायम होना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से और बड़ी निर्भीकता से मैं कह रहा हूं, और इनको तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। और यदि इसको सरकारें ना करें तो जो है सुप्रीम कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेकर के और इनको अंदर जेल में डालना चाहिए। जिस प्रकार से आनन फानन में प्रोफेसर महमूदाबाद जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके एक बयान को तत्काल संज्ञान में लेके उनको जेल में डाला गया था और बाकियों को छोड़ने का काम कर दिया इन्होंने, तो महमूदाबाद की तरह इनके भी ऊपर भी जो है एक्शन होना चाहिए। वो जो वुमेन्स कमीशन है, जो जांगड़ा की जो अध्यक्ष है हरियाणा की, वो जांगड़ा के बयान क्यों नहीं देती है कि भाई जांगड़ा ने तो क्लियर ही कह दिया कि ये जो है कायर महिलाएं थी, नहीं तो ये वहां भिड़ जाती, वो तो चार थे, ये इतने सारे लोग थे, ये जो है कुछ ना कुछ कर सकते थे, उनके खिलाफ संघर्ष कर सकते थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया। लेकिन जांगड़ा जी को अगर हम 2 दिन के लिए कह दें कि जाओ वहां पर बंदूक संभाल के संघर्ष कर लो, तो ये जो है हो सकता है देश छोड़ के भाग जाए। तो ये जो है कायरों की एक संस्था है, हिंदू राष्ट्र हम किसी हालत में बनने नहीं देंगे। ये जो है सभी लोगों का देश है, इसी की ये खूबसूरती है। ये केवल सिविल वॉर कराने की नियत से, भिड़ाने की नियत से, राजनीतिक लाभ उठाने की नियत से, और वास्तव में हिंदू राष्ट्र क्या है उसकी भी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र ब्राह्मणों का राज्य है, ये भी साफ है। केवल इसमें हिंदू सबको बना करके ब्राह्मणों का राज स्थापित करने की, उनका वर्चस्व स्थापित करे रखने की ये एक चाल है। इसको हमारा देश बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जी जी आप ही के पास पुष्पिन जी, क्योंकि आपको जाना है, क्रॉस क्वेश्चन मेरा ये आपसे ये है एक सवाल कि बीजेपी तो एक तरफ सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रही है और आरएसएस ये कह रहा है, मैं ये नहीं मानती और आप भी नहीं मानते होंगे कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है, जाहिर सी बात है वो एक ही है, उनकी विचारधारा एक है, सब कुछ उनका एक है। तो ये डिफरेंस जो नजर आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सामाजिक न्याय तो इनको देना ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी अगर दबाव ना बनाते कि जातिगत जनगणना कराओ और सबकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करो, तो ये तो इसको मानने वाले नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने इस इशू का बहुत बड़ा झटका संविधान बचाने का और सामाजिक न्याय का 240 सीटों के रूप में जो है इनको परिणाम भुगतना पड़ा 2024 के आम चुनाव में, अब इनको लग गया और ये चीजें अब बिहार के चुनाव में प्रभावित कर सकती हैं जनमत को। तो इन्होंने सोचा है कि क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट जीवी है, ये जो बाकी लोगों को किसी को आंदोलन जीवी, किसी को परजीवी बताते हैं, ये क्रेडिट जीवी, कैमरा जीवी, प्रचार जीवी है। तो इन्होंने सोचा तुरंत हम इस चीज का अपने उसमें ले लें संज्ञान में इस चीज को, और ये दिखाते हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं। और जो वास्तविक बात यह है कि ये कभी भी आरएसएस हो या भाजपा हो सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं रहे हैं। ये तो मनुस्मृति लागू करने और कुछ सवर्णों का जो 10-15% इस देश में है, उनका राज बाकी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर करना चाहते हैं। ये इनकी फिलॉसफी है। तो इनकी फिलॉसफी इस देश में कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि 85% लोग फिलॉसफी से के खिलाफ है। हिंदू भी शांति से रहना चाहता है, हिंदू मुसलमानों को अपना भाई मानता है, सिखों को अपना भाई मानता है, बाकी लोगों को के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है। लेकिन ये लोग हिंदुओं में भी विभाजन करके, जातिवाद फैला के, जैसे अगर ये हिंदू ही मानते थे तो हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट कर देते हैं, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस गैर मराठा करके राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में यादवों को अलग थलग करके राजनीति करते हैं, और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अलग थलग करके ये राजनीति करते हैं। तो ये तो हिंदुओं में भी बांट करना चाहते हैं। दलितों में, जो हिंदू समाज के दलित वर्ग है, उसको कभी भी इन्होंने अधिकार नहीं दिए।
ये तो मनुस्मृति के अनुसार चलना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से अगर इनका सारा सिस्टम देखा जाए तो ये ना तो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, ये केवल हिंदू राष्ट्र का चोला उड़ा करके वोट लेकर के सत्ता में कुछ सवर्णों को कायम रखना चाहते हैं। यही इनकी नीति है, लेकिन इस नीति को किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, ये बहुत बड़ा वर्ग है, पिछड़े हो, ये इनके खिलाफ है। और मुसलमानों से भी मैं अपील करता हूं, मुसलमान इनकी बातों में आके भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुसलमानों के साथ सारा देश खड़ा हुआ है। मुसलमानों बड़ी बड़ी कुरानियां इस देश को आजाद कराने से लेकर के और तमाम इस देश के लिए की है। ये लोग कहाँ थे आजादी के आंदोलन में? तो ये गायब थे, कोई इनका आता पता नहीं था। ये मुखबिरी कर रहे थे। मुखबिरी तो आज तक इनकी चालू है, जैसा कि जयशंकर ने मुखबिरी कर दी, पाकिस्तान को पहले ही बता दिया हम अटैक करने वाले हैं। तो इनको एक्सपोज करने का अब समय आ गया है और देश को एकजुट होकर के इस हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को दफन कर देना चाहिए और इनकी विचारधारा को यही दफन कर देना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान देश का कर देंगे, जिसमें देश का विखंडन भी हो सकता है। और पुनः मैं कहूंगा कि आरएसएस चीफ के खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको तत्काल में डालने की आवश्यकता है, वरना ये बाज आने वाले नहीं है। सरकार ना डाले तो सुप्रीम कोर्ट, अदालतें इसका संज्ञान लेकर के इनको अंदर डालें, तभी इसमें जो है संविधान का संरक्षण और देश के अधिकारों का, नागरिकों का संरक्षण हो सकता है। जी, ये तो बहुत मुश्किल सी बात लगती है, क्योंकि जिस विजय शाह को फौरन उनके ऊपर एफआईआर नहीं करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, एसआईटी गठित की जाती है उस पर, यानी कि एक तरह से मामले को टाल मटोल करके आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ जो महमूदाबाद हैं, उनको कितना सशर्त उनको जमानत जो है वो दी जाती है, तो फर्क जो है वो नजर आ रहा है। और इंसाफ में भी फर्क कैसा है, एक सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के लिए और एक मुस्लिम प्रोफेसर के लिए, वो भी हम सब देख रहे हैं। अलीगढ़ की घटना भी हमारे सामने है कि कैसे मीट कारोबारियों को सरेआम 300-400 लोग जो हैं वो लहूलुहान कर देते हैं। तो वो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अलग अलग लोगों के लिए इस देश में इंसाफ की परिभाषा जो है वो कैसे गढ़ दी गई है और किस तरह से अलग अलग है। इस सबके बीच पवन खेड़ा ने, मैं आपके पास अमरीश जी आ रही हूँ, फिर विवेक जी आपके पास में आऊंगी। पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है, अभी कोई प्रोसेशन निकला है आरएसएस का जो निकालते हैं अक्सर, और उसको उन्होंने उसकी एक तस्वीर को ट्वीट किया है, और तस्वीर को ट्वीट करते हुए पवन खेड़ा ये लिख रहे हैं, मैं चाहूंगी अगर वो ट्वीट दिखा दें, कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली भाजपा की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि आरएसएस के नागपुर मार्च में एक तिरंगा लगवा दें। पहले तिरंगा फहराने के पर संघ वाले केस कर देते थे, क्या भाजपा को अभी भी डर है? खैर, इस परेड में तिरंगा तो नहीं दिखा, लेकिन संघ के पीछे की विचारधारा अच्छे से नजर आ गई। उन्होंने कटाक्ष किया है, क्योंकि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पीछे की विचारधारा, जिसको उन्होंने रेड सर्कल किया है, उस विचारधारा की वो बात वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस पूरी यात्रा में एक भी तिरंगा नहीं था जो नागपुर में निकाली गई, और आपको ये पता है कि किस तरह से हेडक्वार्टर पर कितने वक्त तक तिरंगा जो है वो नहीं फहराया गया था। और अब बात भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की कर रही है, हिंदुओं को एकजुट करने की कर रही है, और जो मोहन भागवत है वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद एक तरह से स्थापित करने की बात वो कर रहे हैं जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये बात अभी आपने सुनी ही पुष्पेन जी से। अमरीश जी, आपकी टिप्पणी इस पर, फिर विवेक जी आपके पास आ रहे। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है ये उनकी एक हताशा दिखाता है। क्योंकि देखिए, इस स्टेटमेंट, ये जो इंटरव्यू है पहलगाम के पहले दिया गया था और उसके बाद ये अभी पब्लिश हुआ है। अब ये क्यों अभी पब्लिश हुआ, इसमें क्या इसके कारण है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उस पूरे इंटरव्यू में आप देखिए, जो मोहन भागवत खुद पहले कहते आ रहे हैं, चाहे उन्होंने 2024 में जब बीजेपी की हार हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं प्रतिपक्ष है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए, सीधे मोदी पे निशाना था। उसके बाद जब जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, तो उसका जवाब दिया गया और ये कहा गया कि जो 3 चुनाव हुए असेंबली के वो आरएसएस की वजह से जीते गए। अभी जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू मेरे ख्याल से एक मोहन भागवत खुद इस बात को भी कह चुके हैं कि जो गुरु गोलवलकर, उनके जो विचार है, जरूरी नहीं आरएसएस उनसे बंधा हुआ है, ये बात वो कह चुके हैं। अब उन्होंने एक तरह से अभी इंटरव्यू में जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र शाश्वत है, बाकी सारी चीजें बदलती रहेंगी, तो क्या इसका मतलब यह है कि गोलवलकर और जो हेडगेवर हैं या जो बाला साहब देवरस है, उनके विचार
बदलते रहेंगे। जो उनके विचार थे कि ये देश केवल हिंदुओं का है, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और तमाम लोग ये सब एलियन हैं और इन एलियन लोगों को यहाँ से या तो बाहर जाना होगा या सुप्रीमेसी, हिंदू सुप्रीमेसी स्वीकारनी होगी। और मजेदार बात यह है कि मोहन भागवत ने गोलवलकर के इसी बयान के संदर्भ में कहा था कि हम उसी तरीके से हम अपने गुरुओं की बात हर चीज नहीं मानते। अब ये जो हिंदू राष्ट्र शाश्वत है और बाकी चीजें क्षणिक है, इसको अगर बिटवीन द लाइंस रीड किया जाए तो ये क्या ये है कि हम वो रास्ता हम छोड़ना चाहते हैं, उस रास्ते को छोड़ के हम दूसरे रास्ते पे आना चाहते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। बात घूम फिर के वही आती है। पूरे इंटरव्यू में उनके महिलाओं की कोई बात नहीं है, पूरे इंटरव्यू में उनके कहीं भी भारत की प्रगति की बात नहीं। मतलब ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वे में वो प्रगति और ये सब की बात करते हैं, लेकिन अगर ठोस रूप से उनसे पूछा जाए या कोई पूछा, चार वहां संपादक थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आर्थिक जो प्रगति है उसका क्या मतलब होता है, राजनीतिक रूप से हम कहाँ खड़े हैं, लोकतंत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो आरएसएस जो एक गेम खेलती रही है इस देश के साथ कि हिंदू राष्ट्र की बात करो लेकिन प्रैक्टिकल जो रियलिटी है उसके हिसाब से चलो। और उसमें भी मोहन भागवत ने कहा कि 1948 में बैन हुआ था तो हमने दूसरा पैतरा बदला, खुद कहा उन्होंने। उसके बाद 1975 में जो इमरजेंसी में बैन हुआ था तब हमने देखिए एक दूसरा रास्ता लिया, फिर संघ की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद हमने तो ये एक्चुअली हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि सत्ता मिल गई है। अब सत्ता प्रैग्मेटिक तरह से मिली है, सत्ता आपको हिंदू राष्ट्र के नाम पे मिली नहीं है। जिस नाम पे मिली थी, या आप जो कह रहे थे जिस नाम पे मिली कि 370 और राम जन्मभूमि वो सब हो गए हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं वो सब मुद्दे, कोई मुद्दे ही नहीं रहे। तो अब आपके पास क्या इश्यू है? अच्छा, ये चीज जो संघ फंसा कहाँ है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए, संघ जो है वो किसी ब्राह्मणवाद या किसी और वाद, वो सवर्णों का भी शासन नहीं चाहती। आप देखिए सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद तमाम लोग, उनके साथ 36 का आंकड़ा है। वो है असली मतलब ब्राह्मणों के, वो जिनको आप कह सकते हैं धार्मिक गुरु। अब ये जो है, जो संघ है, वो इनको नहीं मानता है, वो अपने शंकराचार्य खड़ा करता है, इनके खिलाफ भी केसेस चलाता है। और ये जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, ये मोदी और संघ पे सीधे हमला करते हैं कि तुम्हारा जो स्फीयर है उस पर रहो, धार्मिक मामलों में तुम अगर हस्तक्षेप किए तो उनको कई बार वो खबरदार कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और है बुशरा जी, जो नरेंद्र मोदी गुजरात अभी गए हैं, आप देखिए वहां वो क्या लाइन ले रहे हैं। एक तरफ तो जैसे बताया कि उन्होंने सूफिया कुरैशी से के परिवार से उन्होंने पुष्प वर्षा करवाई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बढ़ चढ़ के बातचीत की। जाहिर सी बात है, गुजरात इस समय जाने का मतलब है, गुजरात बहुत कम वो जाते हैं किसी ऐसे मौके पे जिसमें एक तरह से उनको ये है कि हमारी जीत हुई है। जब उनको लगता है कुछ डावाडोल हो रहा है तभी वो गुजरात जाते हैं, और ये गुजरात जाना ये दिखा रहा है कि वो सहज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बैकलैश हुआ है और पूरी दुनिया में, अभी भी देखिए आप, इन्होंने जो डेलीगेशंस भेजे, ठीक है, उसमें विपक्ष के कई लोग थे, लेकिन उसमें उन डेलीगेशंस का प्रभाव क्या पड़ा? उन डेलीगेशंस ने कहा क्या? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के रूलर्स की तरफ से या जो अमेरिका गए उसकी अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है इस तरह का जिससे ये दिखाई पड़े कि भारत, ऐसा लग रहा है डेलीगेशन जैसे अपनी ढपली अपनी राग बचाकर जो है वो आ जाएंगे। हाँ, नहीं, वही देखिए, डेलीगेशन का मकसद था कि जो भारत पाकिस्तान हाइफनेट हुआ है, उस हाइफनेशन को कम से कम ये डेलीगेशन दूर करे, कम से कम अमेरिका में करे। लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जिसमें इस हाइफनेशन को दूर करने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका ये कहे कि हाँ, भारत का पक्ष थोड़ा, मतलब अपनी भाषा में जैसे भी कहे, भारत का पक्ष ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान उतना रेलेवेंट नहीं है। ऐसी कोई बात देखिए कहीं से नहीं आती, क्योंकि दुनिया के सामने ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा हो गया, इसको अब पीछे रखो। उनके सामने जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनमें भारत की कोई भूमिका नहीं, चाहे यूक्रेन का सवाल हो, चाहे गाजा का सवाल, वो दुनिया के सामने इस समय फॉरफ्रंट। एक बात जो नरेंद्र मोदी ने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि क्या वो वक्त आ गया है कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें, उन्होंने विदेशी शब्द यूज किया।
तो क्या ये उनका अमेरिका के खिलाफ कोई ग्राउस है या चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहां के गुड्स आते हैं तो उनका हम बहिष्कार करें। अब इस पूरी बात में एक बहुत ही जबरदस्त चीज जुड़ी है। वो चीज ये जुड़ी है कि आप ये बोल तो रहे हो, लेकिन क्या आप जो गांधीवादियों का, समाजवादियों की एक, या किसान नेताओं की मांग रही है कि आप WTO से अलग हटो, आप जो आपने जो आर्थिक लिबरलाइजेशन किया उससे अलग हटो, आप फिर से एक राष्ट्रीय या इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, आर्थिक राष्ट्रवाद, उसकी तरफ बढ़ो, जिसमें किसानों, मजदूरों और यहाँ का जो लेबर फोर्स है उसकी प्राथमिकता हो और वो वैल्यू पैदा करे, उससे देश विकसित हो। ये नहीं कि विदेशी पूंजी से या विदेशी माल से देश विकसित हो। तो क्या आप उस तरफ बढ़ना चाहते हो? उस तरफ अगर आप बढ़े तो उसका मतलब है कि आप खुद जिस आधार पे आप 2014 में सत्ता में आए थे, जिसमें आपने हेल किया था सारे WTO को, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय तमाम वित्तीय संस्थाओं की गुलामी आपने स्वीकारी थी, उसको आप अलग थलग करिए। तो ये जो देखिए बात है, ये मुझे याद आ रहा है स्वदेशी जागरण मंच वाली बातें। स्वदेशी जागरण मंच 2003-2004 के बाद खत्म कर दिया था। RSS का ही ये फ्रंट था, वही ऐसी बातें करता था, आर्थिक राष्ट्रवाद की थोड़ी बहुत। तो उनकी बातों को दोहराना, इसका मतलब है कितना गहरा संकट है कि कभी भी इस चीज को ये जो मतलब लागू कर नहीं सकते, वो बात कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह की चीजें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो कोई सांप्रदायिक उस तरह की बात, हालांकि मेरा मानना है कि कल परसों करेंगे, लेकिन अभी वो ये देख रहे हैं कि हम जो थोड़ा सा अलग एक कुछ चीजें ऐसे राष्ट्रवाद जैसी, जो राष्ट्रवाद पे से उनका शिकंजा कमजोर हो गया, वो हम फिर से हम कर सकते हैं कि नहीं, थोड़ा इस तरह की बात होती, लेकिन वैसा होता दिखाई जो राष्ट्रवाद पे उनकी पकड़ बिल्कुल कमजोर हो रही है, उसको कैसे और मजबूत किया जाए और राष्ट्रवाद का वो चेहरा फिर से बनकर उभरे, ताकि जो पुलवामा के बाद जो उनको जिस तरह की जीत हासिल हुई, वही पहलगाम के बाद आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको उसमें भी जीत हासिल हो। वो तमाम जो है एक तरह की वो अब पिच जो है वो तैयार करते हुए राजनीतिक अपनी नजर आ रहे हैं, और ऐसी उम्मीद भी थी। ये कोई ऐसी कोई नई बात भी नहीं है जो नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं, यही तो सब कह रहे थे कि ऐसा होगा, और वो वही करते हुए आ रहे हैं। अब कुछ प्रिटेंस भी नहीं रह गया है विवेक जी, जो कुछ है वो बिल्कुल सामने है। ये घटनाएं होंगी, इसके बाद क्या होगा वो बिल्कुल सामने निकल कर आता है। लेकिन RSS का ये फिर से कहना, मोहन भागवत का इसको दोहराना, रिट्रेट करना, और ऐसे वक्त पर करना जब वो 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है एक देश के तौर पर। क्योंकि अगर हम विदेश की बात करते हैं तो वहां पर हमारी छवि क्या है, हम किस लिए जाने जाते हैं, और देश में जो सबसे बड़ी संस्था है, जो एक तरह से सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकार है उसकी, भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या कहती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है, किस तरह के प्रेशर में है संघ और बीजेपी, क्या कुछ हो रहा है, इसको जरा समझाइए। और वही बात जो इंडिया और राहुल गांधी कहते थे, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, वही तो फिर से कहा है उन्होंने, उनकी बात ही तो सच होती हुई नजर आ रही है। जी बुशरा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बुशरा जी, मैं जितना संघ को समझता हूँ और जितना मैंने संघ के बारे में पढ़ा है, जितना भी आज तक सारे सरसंघ चालकों के भाषण वगैरह जितना भी मैं समझता हूँ, कहीं भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं भी चेंज नहीं है। आप समझिए, वो नहीं करेंगे चेंज, वो जो है पहले से वही है। वो सिर्फ अपनी भाषा बदलते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो आपको समझना पड़ता है कि उसका अर्थ क्या है। अर्थ वही होता है। देखिए, जो ये इस पर्टिकुलर साक्षात्कार में जो भी मोहन भागवत ने कहा है, वो उन्होंने इससे पहले भी कई बार कहा है। मैंने खुद रिपोर्ट किया है, एक रिपोर्टर के नाते मैंने उनके बहुत सारे स्पीचेस रिपोर्ट किए। इनका बेसिक कहना ये है कि हमारी ताकत जो है वो शस्त्र से बनती है। मूल्य और सत्य ये अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, सब है, ठीक है, क्वालिटी कहते हैं उसको, मूल्य कहते हैं, वैल्यूज और ट्रूथ, ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रूथ और वैल्यूज, इनको अगर आपको प्रस्थापित करना है, इसकी स्थापना करनी है, तो उसके लिए इनके पीछे ताकत का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति जो है, शक्ति ही आपकी बात दुनिया में रखेगा। आपकी बात भले ही कितनी सच हो, भले ही कितनी मूल्यवान हो, मूल्यों से भरी हो, लेकिन आपकी बात तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप बलवान नहीं हैं।
ये एक बहुत कंसिस्टेंटली कही गई, आरएसएस के तरफ से कंसिस्टेंटली कही गई बात है। तो हमको अपनी बात, अगर दुनिया को हमारी बात के लिए मनवाना है, दुनिया को हमारी बात एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य करना है, तो हमको ताकतवर होना पड़ेगा। ये है फंडामेंटल डिफरेंस, मूल जो फर्क है गांधी विचार में और आरएसएस के विचार में। ये है, गांधी कहते थे सत्य में ही ताकत है, शक्ति सत्य के अंदर ही अंतर्निहित है। आरएसएस का कहना है कि सत्य में ताकत नहीं है, सत्य को एस्टेब्लिश करना है तो फिजिकल माइट जो है, फिजिकल जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। दुर्बल की बात कोई नहीं सुनता, ये वाक्य मैंने कई बार संघ प्रमुख के मुंह से सुनी है। दुर्बल की बात कोई नहीं मानता, चाहे वो कितनी भी अच्छी रहे, कितनी भी मूल्यवान रहे, कितनी भी सत्य रहे, उस बात का कोई अर्थ नहीं अगर वो व्यक्ति दुर्बल है जो ये बात कह रहा है। इसलिए हमको सबल होना पड़ता है। शस्त्र पूजा जो भी जिस दिन संघ की स्थापना हुई विजयादशमी के दिन, उस दिन वो शस्त्र पूजा से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये सिंबलिज्म जो है ये कोई बदला नहीं है, बहुत इतने सालों से 100 साल से स्थापना दिन के कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा से होती है। अब ये बात अलग है कि संघ के जो मूल स्वयं सेवक है वो कितने हाथ में शस्त्र उठाते हैं और देश के लिए कुछ करते हैं, ये अपने आप में अलग विषय है। खुद नहीं करते, ये करवाते हैं दूसरों से। मतलब ये खुद जो है, जो ब्राह्मणवादी संगठन है आरएसएस, और वो ब्राह्मणवादी यानी केवल ब्राह्मणों का संगठन नहीं है, ब्राह्मणों का तो है ही, इसमें 99% ब्राह्मण ही है। 100 साल से इनका प्रमुख हमेशा एक ब्राह्मण रहा है, कभी ये दूसरे जाति का कोई प्रमुख होता नहीं है। बात करते हैं कि शाखा में कोई भी आ सकता है, हम शाखा में किसी की जात नहीं पूछते। कैसे पूछेंगे आप? क्योंकि आपकी शाखा में सारे ब्राह्मण ही आते हैं, आपको पता है, आप उनके नाम जानते हैं, उनके सरनेम जानते हैं और उनकी कास्ट जानते हैं। आप पूछने का सवाल ही नहीं। पूछेंगे तो आप तब जब किसी दूसरे जाति का व्यक्ति शाखा में आएगा, आता होगा इक्का दुक्का कहीं इधर उधर, लेकिन आमतौर पर जो शाखाएं भर्ती है मैदानों में, जिसमें जनरली सीनियर सिटीजन ही दिखाई देते हैं आजकल, इनका जब रूट मार्च होता है तो उसमें इनके तरुण स्वयंसेवक दिखाई देते हैं, लेकिन आमतौर पर शाखा में जो जाते हैं वो सारे ब्राह्मण ही होते हैं। 100 साल तक आपको ब्राह्मणों के अलावा दूसरा प्रमुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप ब्राह्मणवादी हैं। ये तो सीधे एस्टेब्लिश करने वाली बात है। आप कभी भी किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को संघ का प्रमुख नहीं बना सकते। आप देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ब्राह्मणवादी है, क्योंकि वो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है नरेंद्र मोदी, जिस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एजेंडा तो ब्राह्मणवादी है। तो ओबीसी चेहरा भले ही मोदी जी का हो, लेकिन एजेंडा तो ब्राह्मणवाद का ही है। एजेंडा तो वही है जो आरएसएस का है। और आरएसएस का एजेंडा किसने बनाया है? आरएसएस के जो सारे ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण, यहाँ पे एक बिल्कुल ओवरलैप है कंप्लीट। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण दोनों का ओवरलैप है आरएसएस के अंदर। वही उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। सारे जो ब्राह्मण वहां पर बैठे हैं उन्होंने डिसाइड किया हुआ एजेंडा है, मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मोदी जी भले ही ओबीसी हो, लेकिन एजेंडा तो ब्राह्मणवाद का चला रहे हैं। तो ये ओबीसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो ओबीसी को इस्तेमाल करेंगे ही, वो फुट सोल्जर्स करके वो ओबीसी को इस्तेमाल करेंगे, फुट सोल्जर्स करके वो दलितों को इस्तेमाल करेंगे, आदिवासियों को इस्तेमाल करेंगे और एजेंडा ब्राह्मणवाद का इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आरएसएस का असली रूप है। अब जो मोहन भागवत कहते हैं कि भाई दूसरे देशों में जो अन्याय हो रहा है हिंदुओं पर, बांग्लादेश की बात करते हैं। अब आप देखिए कि भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ इनके लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, आए दिन सड़क पर मुसलमानों को मारना, उनके घर गिराना, उनको प्रताड़ित करना, उनको ये कहना कि आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये कहना होगा, आपको वो कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये सारी बातें अगर पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान का कोई मुस्लिम संगठन जैश ए मोहम्मद अगर उठकर ये कहता है कि भारत में मुसलमानों के साथ में जो हिंदू संगठन ज्यादती कर रहे हैं उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी होगी, तो क्या गलत होगा? फिर अगर जैश ए मोहम्मद इस तरह की बात करे तो क्या गलत है? आप बांग्लादेश के हिंदुओं के न्याय की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का कोई संगठन उठ के ये कह सकता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। वो अगर ऐसा कहे तो वो और आप एक जैसे हो जाएंगे। आप में और उनमें फर्क क्या है? तो बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या जो है वो बांग्लादेश का सवाल है।
तो हमारा सवाल नहीं, हम ह्यूमन राइट्स के तौर पर उठा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के तौर पे नहीं उठा सकते। वो हिंदू है इसलिए हम नहीं उठा सकते वो सवाल। ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, तो उस लिहाज से हम इस सवाल को उठा सकते हैं। लेकिन वो हिंदू है इसलिए उनके खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरह से उस विषय को हम नहीं रख सकते। फिर तो पाकिस्तान में ये विषय उठेगा कि भारत में जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं, ऐसा तो पाकिस्तान में विषय उठेगा, बांग्लादेश में उठेगा। तो ये नैरेटिव पूरी तरह जी। से सेल्फ डिफीटिंग है। ये सेल्फ विवेक जी, कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं इसी से जुड़ी एक बात मैं आपके साथ जी आपके सामने मैं ऐड करना चाहती थी। जो आपने देखा होगा जो इंडियन एक्सप्रेस में पूरा ये छपा है और अब तो खैर सारे अखबारों में तमाम जगहों पर है, उसमें जो एक बात उन्होंने कही है मोहन भागवत ने कि भारत को पड़ोस में दुष्टता को मिटाने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो क्या ये कह रहे हैं कि जो दुष्टता यानी कि वो पड़ोसी यानी कि चीन की बात कर रहे होंगे, बांग्लादेश की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान की वो बात कर रहे होंगे, वही हमारे जो पड़ोसी है जिनकी वो बात कर रहे हैं, नेपाल है उसमें मुख्यतः हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बात कर रहे हो। तो ये क्या ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बहुत दृढ़ता से और शक्ति से नहीं निपटा गया है? क्या ये मोदी के पूरे इस पर ये सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये इनकी लाइन कंसिस्टेंट है और वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह की बातों की तारीफ भी की है। वो कहते हैं कि भाई अच्छा किया है सरकार ने, बार बार कहा उन्होंने, बालाकोट के बाद कहा, उससे पहले भी कहा है। ये हो सकता है कि वो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करे भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये इस तरह की इनकी सोच है और वो इस तरह की बात सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है, क्या चाहते हैं वो कि बांग्लादेश के साथ भी हम युद्ध करें? क्या चाहते हैं? फिर चाइना अगर हमारे खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है, जो इस 3 दिन के स्कर्मिश में हमको दिखा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तो आप चाइना को लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते आप? क्योंकि हमारे एयरफोर्स को, हमारे प्लेन्स को जो नुकसान हुआ है, हमको 3 दिन में जो युद्धबंदी के लिए हमको राजी होना पड़ा। कहते हैं कि उनकी तरफ से बात हुई, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी तरफ से बात कैसे होगी अगर हमने उनको खदेड़ दिया है? वो अगर हमसे डर गए थे और हमको गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई आप युद्धबंदी कराइए, तो आपने तो और आगे बढ़ना चाहिए था। आपका मकसद बिना सफल हुए आपने किस तरह से, अब वो आतंकवादी कहाँ हैं जो पहलगाम में जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया? आप कम से कम ये शर्त रखते हैं कि उनको वापस कीजिए या फिर उनका आता पता हमको बताइए, हमको मदद कीजिए उनको पकड़ने में, तभी जाकर युद्धबंदी होगी। क्यों नहीं किया आपने ये बार्गेन? युद्धबंदी किसी टर्म पर होती है, तो आपने वो युद्धबंदी एक्सेप्ट की, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी आहत थे, आप भी चाहते थे। आप किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये क्या संघ से छुपी नहीं है बात? संघ को तो सब पता है। अब इनकी बहुत सारी बातें, ऐसा है कि इनका बीजेपी के साथ में जो भी रस्साकशी चल रही है, प्रेसिडेंट अभी तक तय नहीं हुआ है और आगे का जो रोड मैप है उस पर भी कई मुद्दों पर इनके बीजेपी के साथ में जो अभी मतभेद है वो चल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक है वो कभी उसको इस लेवल पर नहीं जाने देंगे कि बात टूट जाए। वो क्योंकि उनको अंततः हिंदू राष्ट्र उनका उद्दिष्ट है और उस उद्दिष्ट को हासिल करने के लिए वो कोई भी चीज को ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं ले जाएंगे। और जब वो मुसलमानों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उनको भी हिंदू संस्कृति में घुल मिल जाना पड़ेगा, तो फिर महमूदाबाद तो हिंदू संस्कृति में घुल मिल गए हैं, वो तो इस देश के हित की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मुसलमान तो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति में घुल मिल गए हैं। ऐसे मुसलमान तो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनका नैरेटिव पंक्चर होता है। उनका नैरेटिव यह है कि मुसलमान कभी इस देश के साथ लॉयल नहीं रह सकता। तो जब इस तरह की बातें मुसलमानों की तरफ से होती है तो वो उनको ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं ऐसे मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि जो मुसलमान देश के खिलाफ कुछ करेगा वो हमेशा साइट कर सकते कि देखिए मुसलमान ऐसा होता है। तो ये और जो मुसलमानों के बारे में फिर तो विवेक जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका एजेंडा बहुत बुरी तरीके से बस्ट हुआ होगा, क्योंकि कश्मीर से लेकर हमने पूरे देश में देखा कि कैसे मुसलमान बिल्कुल एकजुट होकर इस तरह से सामने आए कि राइट विंगर्स को भी तारीफ करनी पड़ी मुसलमानों की। कश्मीर जैसी जगह पर हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं, लेकिन उस दृढ़ता से सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े होकर जिस बड़े पैमाने पर वो आए सामने और पूरे देश में जिस तरह से आए, तो ये तो पूरा बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा एक तरह से बस्ट हो गया। ऐसा है कि इससे वो उनको फर्क नहीं पड़ता।
जो गोलवलकर जी ने कहा है वही भागवत कहते हैं। गोलवलकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों को सेकेंड रेट सिटीजनशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर वो हिंदू संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं, भागवत क्या कह रहे हैं कि वो भी हिंदू ही है, वो भी हिंदू ही है, इस देश में रहने वाला हर कोई हिंदू है। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम है उसको कभी ना कभी इस देश में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसके पुरखे हिंदू थे तो उसको हिंदू बनना पड़ेगा। आज नहीं कल मुसलमानों को उस लेवल तक जाकर प्रताड़ित करना है कि वो ये सोचने लगे कि इससे बेहतर है कि मैं हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लूं। जिस तरह से कई हिंदुओं ने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल किया, मतलब उस तरह के सफरिंग को न झेलने का उन्होंने निर्णय किया और मुस्लिम धर्म इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बन गए, उसी तरह से यहाँ के मुसलमान जो है वो उस प्रताड़ना से बचने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया जाए, उनको इतना कॉर्नर किया जाए कि वो अपना इस्लाम छोड़कर वो हिंदू बन जाए और हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर ले। तो वो 25 करोड़ हिंदू मुसलमानों के साथ वो उनको भगा तो नहीं सकते, इस देश से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र तो बनाना है और 100% हिंदू बनने चाहिए। तो फिर क्या करना है, तो मुसलमानों को उस हद तक प्रताड़ित करना है कि वो ये सोचने लगे कि इससे बेहतर है कि मैं हिंदू बन जाऊं ताकि मेरा जीवन शांति से चले। उस हद तक ये जाएंगे और उस हद तक जाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी करेंगे। ये अगर ये चुनाव हारने की नौबत आ जाए 2029 में तो ये आर्मी रूल लाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मोहन भागवत जो शक्ति की बात करते हैं वो शक्ति का प्रयोग सिर्फ बाहर वालों के साथ नहीं करना है, उस शक्ति का प्रयोग देश के अंदर की भी उन ताकतों के साथ खिलाफ करना है जो इनके हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना है। तो अगर कहीं चुनाव में ऐसे आसार नजर आए कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है तो वो चुनाव का नतीजा है वो डिक्लेयर ही ना करे, मार्शल लॉ लगा दे, ये भी करेंगे ये लोग, उस हद तक भी ये जा सकते हैं। तो शक्ति का प्रयोग क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने अपने लोग बिठा के रखे हैं, हर क्षेत्र में। तो अब मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता जिसकी मदद से वो ये सब कर सकते हैं, वहां पर भी इनके लोग बैठे हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन करना ये इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंगे आने वाले समय में, ये भी करेंगे। थोड़ा बहुत तो कर ही चुके हैं, पूरा कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। सत्ता अपने पास रखने के लिए ये लोकतंत्र का बलि देके इस तरह की व्यवस्था को भी ला सकते हैं। उसकी तैयारी भी, क्योंकि हमने पिछले 10 साल में देखा है जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस देश में होगा, वो सारा हम होते हुए देख रहे हैं। तो क्या मार्शल लॉ इस देश में नहीं आ सकता है? आने वाले समय में बिल्कुल आ सकता है। उसको हम हमेशा ही फैक्टर इन करके ही हमको हमारी स्टेट, इसीलिए वो राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक वाला जो एजेंडा है उससे ये इसलिए खौफ खाते हैं क्योंकि अगर कहीं हिंदू समाज में पोलराइजेशन हो गया, इन्होंने मुसलमानों को एक हिंदू समाज का कॉमन एनिमी बनाकर ब्राह्मणवाद का एजेंडा, ब्राह्मणवाद को सामने लाने का जो एक प्रोग्राम चलाया है, ब्राह्मणों को सिरमौर रखना है, ब्राह्मणवाद को सिरमौर रखना है इस देश में, मनुवाद को वापस लाना, ये जो इनका एजेंडा है उसके लिए मुसलमान उनको शत्रु के रूप में सारे हिंदुओं के सामने खड़ा करना है ताकि सारे हिंदू सिर्फ एक ही बात करें, मुसलमान हमारा शत्रु है, ये सोच के बस एक ही एजेंडा से सारे हिंदू चले और अपने अपने जो जातिगत हक है उन हकों से वो वंचित तो रहे, उन हकों को भूल जाए, उन हकों को भूलकर वो मुसलमानों के खिलाफ हमलावर हो जाए, बस ये एजेंडा है। जब वो आबादी उतना हक है तो हिंदू समाज के अंदर जो हक की लड़ाई है वो तेज हो जाएगी, वो ना हो, ये आरएसएस का डर है। इसलिए वो राहुल गांधी के जितनी आबादी उतनी हक के एजेंडा से डरते हैं। इसलिए भी आजकल, मैं आपकी बात खत्म करता हूँ, आजकल वो इस तरह के, मैंने एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मतलब ये क्या क्या कर सकते हैं। उसमें उस राइटर ने लिखा है कि जातिगत जनगणना को किस तरह से हिंदुत्व के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जा सकता है, इस तरह का आर्टिकल लिखा और उसको प्लेटफॉर्म भी दिया गया है एक बड़े न्यूज़पेपर की तरफ से।
कि जातिगत जनगणना हिंदुत्व के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है, उसको किस तरह से हिंदुत्व को बनाया जा सकता है, इसका वो ब्लूप्रिंट बताने वाला आर्टिकल उस व्यक्ति ने लिखा था। तो देखिए मतलब ये किस लेवल पर जाकर सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने वो जातिगत जनगणना का जो अनाउंसमेंट किया है वो इसी दृष्टि से किया है कि उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे आगे ये क्या करते हैं ये देखना होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने लास्ट में कही है कि कैसे इस एजेंडे को भी वो हड़पना चाहते हैं, यानी कि हिंदुत्व की बात भी वही करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात भी वही करेंगे, हिंदुओं को हिंदू मतलब मजहब के नाम पर एकजुट वो करेंगे, और उसके बाद जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात भी है वही करेंगे। यानी कि हर किसी एंगल में जो है, हर किसी विचारधारा में वो अपने आप को फिट करने की कोशिश, और उसमें जाहिर सी बात है उस एजेंडे से राहुल गांधी के डर वो साफ तौर पर दिखता है। ये डर कहां तक जाएगा अमरीश जी? जातिगत जनगणना का ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो उसकी विचारधारा से बिल्कुल परे है, क्या आपको लगता है ये सिर्फ बिहार इलेक्शन तक के लिए है, या आपको लगता है कि उन्हें डर है कि 240 पर सिमटे तो 2029 में या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में या और राज्यों में जितनी भी जगह चुनाव है वहां सब भी इसी तरह से उन्हें एक तरह की हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस में एक थिंकिंग चल रही है कि अभी तक जो 2010 के बाद 2014 के बाद से जो रास्ता हमने अपनाया उससे काम नहीं बन रहा। अब उसमें उनको अपनी बेसिक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को बनाए रखते हुए, यानी जो उनका बेसिक हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसको बनाए रखते हुए उनको अब 2029 में या आने वाले चुनावों में सत्ता पानी। अब सवाल यहां पर लेकिन बड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज फेल हो गई, जो इनके पूरे के पूरे कमान में थी, इनके हाथ में थी, जैसे चाहे ये कर सकते थे, लेकिन इस बार एक जो बदली हुई विश्व की परिस्थितियां हैं, जो बदली हुई पूरी एक स्थिति है जिसमें अमेरिकन इजरायली ब्लॉक जिसके साथ भारत खड़ा होता था उसके अंदर विवाद हो गया। इस समय ट्रंप और नेतन्याहू में बकायदा एक टेंशन है गाजा को लेके, और इन जनरल जो नेटो, अमेरिका और इजराइल का जो ब्लॉक बना था जिसके साथ भारत था, वो उसकी अंदरूनी एकता खत्म हो रही। रशिया के सवाल पे, बहुत सारे सवालों पे, आगे जो भी हो, अभी की बात है। और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान का ब्लॉक मजबूत हो रहा है, और जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो भारत के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो इनका जो ये इनकी जो विचारधारा है उसके हिसाब से जो विदेश नीति है, क्योंकि विदेश नीति भी अंदरूनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है उसी का एक्सटेंशन होता है। तो इन्होंने जो इस्लामोफोबिक विदेश नीति बनानी चाहिए, और अमेरिका और इजराइल को के साथ इस गफलत में जुड़ गए कि वो लोग भी हमारा साथ इस्लामोफोबिया के नाम पे देंगे, वो नहीं हुआ, वो हो ही नहीं सकता था। उनका अपना अलग एजेंडा है, वो जैसे मैंने कहा वो आपस में इस समय अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व कर रहे हैं। इधर जो अपना ब्लॉक है ये चाइना, रशिया, जिसमें भारत भी है, ब्रिक्स में, एक्चुअली भारत ब्रिक्स में है, वो अपने को एसर्ट कर रहा है, उसके साथ आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए जो स्थिति है, इसने एक्चुअली बात यह है कि इनका इंटेंशन चाहे वही हो जो हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हम फैसिज्म लाएंगे, हम मार्शल लॉ लगा देंगे, लेकिन उस संभव है क्या? क्योंकि उसको करने के लिए जो आपको एक कंसेंसस चाहिए, जो आप अब एक कोई छोटा देश होता, इटली होता या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री होता, कुछ होता तो एक अलग बात थी। अब इतना बड़ा देश, यहां पर आपको कुछ भी करने में, आपको जरा से ऑपरेशन सिंदूर में आपके खुद आर्मी के एनालिस्ट जो पूर्व इनके सेना अध्यक्ष थे, ये नरवाने वगैरह जो मतलब माने जाते थे कि वो भी आरएसएस के ही हैं, उन्होंने विरोध कर दिया, उन्होंने कह दिया कि सच्चाई कुछ और है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब इस लेवल पे कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया में, और आप उसको नहीं सबको इस तरह से पाट के एक फासीवाद की, एक सिंगल, एक देश, एक चुनाव, एक कपड़ा, एक धर्म, एक भाषा नहीं कर सकते भाई, संभव ही नहीं है। और इस चीज को आरएसएस खुद भी इस चीज को समझ रहा है, लेकिन उसकी विडंबना ये है कि हम अगर जरा सा पलटे, दूसरे रास्ते पे गए तो हमें नुकसान होता है, ये भी सच है। अब इसमें वो क्या करेगा, और हमें क्या है, हमें तो ये देखना है कि सामाजिक शक्ति, जो सोशल फोर्सेस हैं, उनका जो आपसी क्लास स्ट्रगल है, वो उसको हम मेच्योर होने दें, हम उसको और मेच्योर होने दें, और हवा दें उसको, क्योंकि उसको हम जितनी हवा देंगे वो जितना मेच्योर होगा
उतना ही बीजेपी और कमजोर होगी, क्योंकि ये जो एक टोटलिटेरियन आइडिया है, ये जो एक जब मतलब जिसको हम हिंदी में कहेंगे एकाधिकारवादी, ये आइडिया टूट चुका है, ये खत्म हो चुका है। 2024 में अयोध्या की जो हार थी वो ये बीजेपी का 7 अक्टूबर 2023 था, जो हमास ने इजराइल पर हमला किया। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक ब्लो टू हिंदू। और इसके बाद ये जितनी कोशिश कर ले, वो जो स्ट्रेटेजिक ब्लो लगा है वो नहीं हटेगा। तो ये देखिए, ये अब हम लोग एक बीजेपी के ढलान को देख रहे हैं, और ये सारी चीजें उसके द्योतक है। हाँ, इसमें एक सवाल बस इतना है कि जो बीजेपी वैक्यूम छोड़ रही है, उसको विपक्ष किस तरह से भर पाएगा या नहीं भर पाएगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वैसी, और वो एक अलग डिबेट का विषय है। जी बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जाहिर सी बात है, जो अभी ये देखना होगा कि जो जो एजेंडे थे वो एक एक करके वो पूरे करते जा रहे हैं। अब क्या बचा है, ये सवाल उठ रहा है। ऐसे में आप ये डिक्लेयर करें कि हम 5वीं से अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसके आंकड़े वगैरह क्या है, बहुत सारे सवाल हैं जो हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है जो फिलहाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बरकरार रहे। जो छवि अभी हाल में पहलगाम के बाद जिस तरह से धूमिल हुई है, या 2024 के बाद से जिस तरह से इसमें डेंट लगा है, और एक तरह का सवाल खुद संघ और बीजेपी में आकर खड़ा हो गया है, उसको कैसे पाटा जाए, ये तमाम कोशिशें भी की जा रही। यही वजह है, देखिए अभी तक अध्यक्ष तक नहीं दिया गया है। ये किसी और पार्टी में होता तो अब तक कितने सवाल उठ खड़े होते। और अब दूसरी तरफ देखिए, सामाजिक न्याय की और सामाजिक बराबरी की बात करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, और संघ जो कह रहा है वो तो आपके सामने है ही। वक्त की कमी है, यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अमरीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।